Hello friends, welcome to my channel Priyanka AB, and today is our topic the Employee Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1952. Let's start our topic. Firstly we get to know about the history. The history क्या है इसकी 1925 के अंदर पहला लिगलेशन आया जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, जो अप्लाई हुआ था हर गवर्नमेंट सेक्टर पर, लाइक रेलवे है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, अदर सर्विसेज हैं। फिर 1929 के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम है रॉयल कमिश्नर कमेटी। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? वाइटली कमिश्नर। वाइटली कमिश्नर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि जॉन हेनरी वाइटली इसके चेयरपर्सन थे जिन्होंने इस कमेटी को आगे लेके गए थे, जिसमें कमेटी के रूप में चेयरपर्सन के रूप में, डायरेक्टर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने एक सबमिट करी थी रिपोर्ट। कब सबमिट करी थी? 1931 में। क्या सबमिट करी थी उन्होंने? सबमिट करी थी इस रिपोर्ट के अंदर कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए कुछ ग्रांट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर 1942 में थर्ड लेबर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन हुआ। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो किसके अंदर में हुई है? हमारी फिरोज़ खान नून के अंदर में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर 1942 के बाद 1947 में एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन हुई, जो किसके लिए हुई थी? डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। किसके डिस्प्यूट? स्पेशली माइंस के, और स्पेशली कहाँ की माइंस के? वेस्ट बंगाल और बिहार की माइंस की डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। सॉरी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन बनाया गया। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन ने सजेस्ट किया कि भी कोई एक्ट बनाया जाए जिसके अंदर ये डिस्प्यूट बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे, तो वो एक्ट बनाया गया। फर्स्ट टाइम जो कोल एक्ट बना था वो बना था कोल माइन प्रोविडेंट फंड बोनस स्कीम 1948। ये से इसका नाम चेंज करके 1976 में क्या कर दिया गया? टाइटल चेंज करके कोल माइन प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948। फिर 1948 के अंदर एक जेंटलमैन थे आर के सिद्धवा नाम के, उन्होंने एक बिल पारित किया 1948 में, और जिसका नाम था प्राइवेट मेंबर बिल, और जो कि एक सर्टेन क्लास ऑफ वर्कर के लिए था। उनमें सजेस्ट किया कि भाई कोल माइन के वर्कर्स को तो तुमने दे दिया, अब जो अदर वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स लाइए जिससे कि उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े, काम बढ़े और उनके काम करने की क्षमता बढ़े। तो 1952 के अंदर 14 मार्च को फाइनली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 पारित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम आई 1971 में, जिसको नाम चेंज करके और उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 कर दिया गया। इसी ड्यूरेशन में, इन दोनों की ड्यूरेशन के बीच में, 1976 में एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम आई 1976 में, जो कि सारा मर्ज करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कर दिया गया। अब ये मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट बाद में ऐड किया गया है। क्यों ऐड किया गया है? इन दोनों स्कीम्स को ऐड करने के बाद ये नाम ऐड किया गया है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस काफ़ी शार्ट है, इसको याद रखना कौन सी ईयर में कौन सा स्कीम आई है, कौन से सेक्शन में, कौन से शेड्यूल में। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। फिर ऑब्जेक्टिव क्या थे? सिंपल से ऑब्जेक्टिव थे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करें एक पूल के अंदर जिससे बेनिफिट मिले एम्प्लॉय को। कब? अर्ली डेथ या आफ्टर रिटायरमेंट। अर्ली डेथ कैसे? जो डिपेंडेंट उसके पास मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको कुछ पैसे मिले जिससे कि वो लाइफ को एक उस टाइम की लाइफ को एक अच्छे से गुजार सके। और रिटायरमेंट के बाद कि एक एज के बाद बंदे को कुछ पैसे मिले जिससे कि वो बच्ची कुछ ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सके। इसके बाद है स्कोप एंड कवरेज। ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया। जम्मू कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है जब से 370 हटा है। कहाँ एप्लीकेबल है? जब 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम करते हों वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है वो इंक्लूडेड है, स्वीपर है, चौकीदार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे एम्प्लॉय हैं 20 लोग से कम है और गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड क्या क्या है? कैजुअल लेबर है, अप्रेंटिस है, ट्रेनिंग है, स्वीपर और चौकीदार है, डायरेक्टर्स है, हाई अथॉरिटीज़ जितनी है वो एक्सक्लूडेड है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडेड है। अब पॉइंट है कि स्वीपर और चौकीदार को मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, स्वीपर और चौकीदार को मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। डिफरेंस क्या है? इंक्लूडिंग जब होंगे, अगर वो मंथली बेसिस पे काम कर रहे होंगे तो वो इंक्लूडेड होंगे, और एक्सक्लूडेड कब होंगे? जब वो डेली बेसिस पे काम कर रहे होंगे तो वो एक्सक्लूडेड होंगे। एजम्पशंस क्या है? छूट क्या क्या दी गई है?
अगर कोई काम हो रहा है जहाँ पे विदाउट एड ऑफ पावर के काम हो रहा है तो वहाँ लेस देन 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे ये एक्ट को पारित ना करना चाहे एम्प्लॉयर तो नहीं कर सकता है, कोई फोर्स नहीं है। न्यूली सेटअप स्टेबलाइजमेंट है, उसको इनिशियली जो पीरियड है 3 इयर्स का, उसमें भी उसको छूट दी गई है, चाहे उसके पास 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हों, स्टिल उसको अगर इसको नहीं पारित करना है अपने यहाँ पे तो ना करे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, अगर उन्होंने भी कोई अपनी स्कीम ले रखी है फंड और प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, तो वो भी ना चाहें तो उसको वो वहाँ पे भी ये पारित नहीं होगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उनको पावर होती है कि वो किसी भी स्टेबलाइजर को छूट प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट आगे इंस्पेक्शन चार्ज। इंस्पेक्शन चार्ज क्या होते हैं? अंडर सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज आती हैं जिसके क्या होता है, उसमें छूट दी होती है कि आप अगर इसको अपने पास लागू नहीं करना चाहते हैं कंपनी में तो आप ना करें, लेकिन कुछ परसेंट, क्या परसेंट, 0.18% को पे करना होगा ईच एम्प्लॉय की बेसिक वेजेस, डियर अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस के अकॉर्डिंग। कहाँ पे करना होगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। और ये कब पे करना होगा? जैसे ही महीना एंड हो जाए उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 15 डेज के अंदर आपको इसको पे करना होगा और ये एवरी मंथ चलेगा। अब स्टेबलाइजमेंट क्या क्या इंक्लूड करती है? स्टेबलाइजमेंट, एक स्टेबलाइजमेंट की ब्रांचेस अगर अलग अलग स्टेट में या एरिया में, सपोज एक ब्रांच मुंबई में, एक पुणे में, एक नागपुर में, एक दिल्ली में है, एक आगरा में, अगर इसी स्टेबलाइजमेंट की ब्रांच अलग अलग जगह पे हैं तो ये सारी ब्रांचेस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। और दूसरा केस ये है कि अगर कोई बंदा अगर घर पे काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, वो भी इसके अंदर क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। अब क्या आगे पैरामीटर्स क्या क्या हैं कि एक स्टेबलाइजमेंट को हम कब क्लब कर सकते हैं, कब एक मान सकते हैं? तो इसमें 4 मैंने अलग अलग पैराग्राफ जजमेंट दे रखे हैं, उनको सुनते हैं। पहला जजमेंट क्या है कि पहला जजमेंट है अगर कोई कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क को भी देखती है और बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी देखती है, लेकिन वो एक वर्कशॉप को भी मेंटेन करती है। वर्कशॉप क्या काम करती है? उनकी खुद की मशीनरी को जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आती हैं उनको रिपेयर करती है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हम मेन जो रखेंगे, जो इसके अंदर रजिस्टर्ड होगा, वो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री होगा। स्पेस अलग से हम मशीनरी और रिपेयरिंग जो वर्कशॉप है उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि वो एक्सक्लूड रहेगी, इसको क्लब नहीं कर सकते। दूसरी यूनिट के अंदर क्या आ गया कि 2 यूनिट है, सेम 2 यूनिट है और उसका ऑनर एक है, लेकिन वो काम अलग अलग कर रही हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इस केस में भी वो दोनों अलग मानी जाएंगी, वो क्लबिंग नहीं हो सकती। 4 फर्म है, 4 फर्म ने अलग अलग जगह पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, लेकिन चारों में एक चीज़ कॉमन है कि उनके चारों फर्म के जो पार्टनर हैं वो सेम है, लेकिन उन सेम पार्टनर्स का शेयर्स अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग शेयर्स हैं। तो इस केस में भी चारों कंपनी अलग अलग काम करती हैं तो वो इंक्लूडेड नहीं होंगी, मतलब क्लबिंग नहीं होगी उन स्टेबलाइजमेंट की, वो अलग अलग ही मानी जाएंगी चाहे उनका ऑनर एक हो। अब अगर स्टेबलाइजमेंट है और उसका एक ही एंट्रेंस गेट है, ठीक है, और उसके एंट्रेंस गेट एक ही है, काम लेकिन वो दोनों एक जैसे कर रहे हैं, उनके ऑनर अलग अलग हैं, तो वो भी इस केस में भी क्या होगी? अलग अलग मानी जाएंगी, उनको क्लब नहीं कर सकते हैं। अब आगे पार्टीजन ऑफ स्टेबलाइजमेंट। सपोज एक स्टेबलाइजमेंट में है ABC, इसके 2 भाई है, एक राम है और एक श्याम, दोनों ने मिलकर चलाया है, लेकिन किसी बीच में झगड़ा हो गया और ये दोनों अलग हो गए। एम्प्लॉय मान लो 30 है, राम के पास 20 चले गए और श्याम के पास 30 चले गए। तो ABC पहले कंपनी जो थी उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था PF EPF के अंदर, लेकिन जैसे ही इसका पार्टीजन हुआ तो इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जिसके पास 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं जो पार्टीजन में गए हैं वही लोग रजिस्टर्ड करा सकते हैं इसके अंदर, वरना ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अलग अलग अगर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वॉलंटरी एप्लीकेशन क्या होती है? वॉलंटरी एप्लीकेशन ऐसी वो स्कीम्स होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय खुद जाकर PF डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देता है कि मैं इस एक्ट को अपनी कंपनी में लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 20 से कम बंदे हैं। तो इस केस के अंदर अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल के बाद
वो अपने कंपनी के अंदर इसको अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एम्प्लॉय की क्या होती है, 15,000 की सैलरी पर इसको 15 और इससे नीचे की सैलरी को इस स्कीम के अंदर वो एक मेंबर बन जाता है। अगर इन केस उसकी सैलरी बढ़ती है 15,000 उसकी बेस, इन केस अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसको जो अमाउंट मिलेगा, जो उसको बेनिफिट मिलेंगे वो 15,000 पे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा पे उसको प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, एक तो सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है। सेंट्रल को क्या क्या एम्पावर्ड होता है कि वो फ्रेम कर सकता है या अमेंडमेंट कर सकता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स के अंदर, फैमिली पेंशन स्कीम्स के अंदर, डिपॉजिट के अंदर, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के स्कीम्स के अंदर। और क्या कर सकता है, वो कंस्टिट्यूट कर सकता है सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीज़ को या स्टेट बोर्ड ट्रस्टीज को। और क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, डिप्टी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को और अदर ऑफिसर्स को। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंस्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन कब, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके अप्रूवल के बाद इट में अपॉइंट द नेसेसरी स्टाफ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे का जो भी कंसेप्ट है, जो स्कीम्स है, उनको ब्रीफली मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ बने रहें, उस बेल आइकन पर प्लीज़ क्लिक करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिले और आपको जल्दी से जल्दी पता चले। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।